सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों, अभिभावकगण और विद्यालय परिवार से मार्गदर्शक और स्नेह के रूप से जुड़े हुए विद्वान साथियों, बाल साधना विद्यालय परिवार की सक्षम टीम की ओर से, संस्था प्रधान की ओर से और संपूर्ण साथियों की ओर से मैं आपको इस कोरोना जैसी महामारी से स्वस्थ रहने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और आपका परिवार सुरक्षित रहे और हमेशा आप कुशल रहे। आज का हमारा जो बिंदु था वो कल वाले बिंदु के आगे की स्टेप से है और बिंदु का नाम जो है वो है भारत में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार। कि भारत में अंग्रेजी सत्ता कैसे आई, इसका विस्तार कैसे हुआ, किस तरीके से भारत में अंग्रेज़ों ने 1947 तक भारत को गुलामी दास्ता में ढाल दिया था। देखो, सबसे पहले बात ये आती है कि भारत की खोज पर एक व्यक्ति निकले थे 1492 ईस्वी में और उस व्यक्ति का नाम था कोलंबस। और कोलंबस थे वो कहाँ के वासी थे? स्पेन के वासी थे। लेकिन ये कोलंबस रास्ता भटक गया था और कोलंबस रास्ता भटककर कहाँ पहुँच गया था? ये अमेरिका पहुँच गया था और यहाँ के लोग उन्हें भारतीयों के रंग से कुछ अलग दिखे, इसलिए उसने उनको एक अलग नाम दे दिया, रेड इंडियन के नाम से संबोधन दे दिया था। कहा जाता है भारत की यात्रा पर दूसरा यात्री निकला खोज पर 17 मई सन 1498 ईस्वी में और पुर्तगाल वासी था और उस पुर्तगाल वासी का नाम था वास्को डी गामा, जो भारत की खोज पर निकला था। वास्को डी गामा एक भारतीय व्यापारी जहाज का पीछा करते हुए कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह पर उस समय हिंदू राजा थे। कालीकट केरल का बंदरगाह था, हिंदू राजा थे और उस हिंदू राजा का नाम जेमोरिन था। उस जेमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया और वहाँ से भारत की खोज का दौर शुरू हुआ था। कहते हैं कि वहाँ से भारत में सबसे पहले आगमन हुआ पुर्तगालियों का हुआ। पुर्तगालियों के बाद दूसरे नंबर पर जो जातियों का आगमन हुआ वो डचों का आगमन हुआ, जो हॉलैंड वासी थे। और तीसरे नंबर पर भारत में आगमन हुआ था, वो आगमन किनका हुआ था? अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था। कहा जाता है कि सबसे पहले भारत में जो अंग्रेज जाति जो आने वाली थी, जिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शासन व्यवस्थाओं को प्रभावित किया था, वो 1579 ईस्वी की बात है। थोड़ा सा ध्यान से और धीरज से देखना, बिंदु थोड़ा सा अलग हटके है। 1589 ईस्वी के अंतर्गत एक लिप्सन जाने वाले जो यानी पुर्तगाली एक जहाज था और उस जहाज के पीछे एक ड्रेक नामक व्यक्ति था जो समुद्री डाकू था। उसने भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था। तो 1579 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज जो भारत आया था उसका नाम फ्रांसीसी ड्रेक था। फ्रांसीसी ड्रेक जो था वो एक पुर्तगाली जहाज का पीछा करते हुए यहाँ पर आए थे और उस समय यानी कि ब्रिटेन की महारानी थी, उस महारानी का नाम एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ उस समय महारानी के रूप में थी, एक प्रतिष्ठित सम्राज्ञी के रूप में थी। उसने ड्रेक को प्रोत्साहन दिया और ड्रेक को ये कहा कि पूर्वी देश जो है वो व्यापार के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं, उन देशों के अंतर्गत व्यापार का विस्तार किया जाए। 1593 में रोलफ पिच स्टीफेंस प्रथम अंग्रेज था जो पश्चिमी तट पर पहुंचा था। तो यानी कहने का मतलब थॉमसन स्टीफेंस प्रथम अंग्रेज था, 1579 में भारत पहुंचा था। फिर 1583 में रोलफ पिच भारत आया था। तो सबसे पहले भारत जो आया, अंग्रेज जो आया था, उसका नाम थॉमस
स्टीफेंस था, जो यानी कि 1579 ईस्वी के अंतर्गत भारत आया। फिर 1583 ईस्वी के अंतर्गत जो आया था उसका नाम रोल्फ फिंच था, जो यानी कि भारत की यात्रा पर पहुँचे थे। कहा जाता है कि इसी चीज़ों से प्रभावित होकर 23 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को यानी ब्रिटिश व्यापारियों ने अपनी एक संयुक्त पूंजी से एक संगठन का गठन किया। उस संगठन का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था दी गवर्नर एंड मर्चेंट। दी गवर्नर कंपनी का नाम रखा गया दी गवर्नर ऑफ मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापार, तो गवर्नर दी गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, यानी जो कौन से क्षेत्र, लंदन जो ब्रिटेन की राजधानी है, ट्रेडिंग जो टूर दी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी दी गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टूर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप से इसका नाम रखा गया था कि इस कंपनी के रूप से 268 कार्यकर्ताओं ने अपनी इसके अंतर्गत पूंजी लगाई थी और इसको स्वीकृति दी थी वो महारानी एलिजाबेथ ने दी थी। प्रथम यात्री के रूप में प्रथम अंग्रेज यात्री यहाँ पर आए 1608 ईस्वी के अंतर्गत हॉकिंस नाम के व्यक्ति आए थे। हॉकिंस जो थे वो पहली बार आगरा में जहांगीर से इसने क्या की थी, मुलाकात की थी। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया था और खान की पदवी से सम्मानित किया। यहाँ से अंग्रेजी व्यापार के रास्ते खुलने शुरू हो गए थे। उसके बाद कहा जाता है 1612/13 ईस्वी के अंतर्गत जेम्स प्रथम का राजदूत यहाँ पर आया था और जेम्स प्रथम का राजदूत जो था वो था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो नामक व्यक्ति था, वो पहली बार जहांगीर से मिला था और जहांगीर में जो मुलाकात की थी वो कहाँ की थी, अजमेर में मुलाकात की थी और व्यापार की स्वीकृति प्राप्त की थी। इसी स्वीकृति के चलते 1612 ईस्वी के अंतर्गत पहली व्यापारिक कंपनी स्थापित की अंग्रेजों ने अपनी स्थाई, और वो सूरत में व्यापारिक कोठी के रूप में इन्होंने स्थापित की गई थी। 1604 ईस्वी के अंतर्गत मद्रास में फोर्ट किले का निर्माण इन्होंने करवाया था, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज किले के नाम से प्रसिद्ध था। फोर्ट का अर्थ होता किला, सेंट जॉर्ज यानी जो इनके रहने का स्थान था, उस किले का निर्माण करवाया था। लेकिन इनके व्यापारिक चार चांद जो लगे थे वो 1717 ईस्वी में लगे थे। इस समय भारत के राजा जो थे वो फ्रुक्सियर नाम के राजा थे। फ्रुक्सियर के पांडुक रोग हो गया था। पांडुक रोग, पांडुक या आप इसको दूसरा नाम कह सकते हो पीलिया रोग हो गया था। और जब इनके पीलिया रोग हो गया था, पांडुक रोग हो गया था, तो उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। एक ब्रिटिश डॉक्टर थे और उस ब्रिटिश डॉक्टर का नाम था हेमलिंटन। उस हेमलिंटन नामक डॉक्टर ने इनका इलाज कर दिया था। तो फ्रुक्सियर उनसे बहुत खुश हुआ और खुश होकर उन्होंने एक फरमान जारी किया था। उस फरमान का नाम रखा गया था दस्तक प्रथा। उस फरमान का नाम रखा गया था दस्तक प्रथा। और दस्तक प्रथा एक विशेष अनुमति पत्र था, यानी ये दस्तक प्रथा थी वह विशेष अनुमति पत्र था। इस अनुमति पत्र के अंतर्गत उसने ये घोषणा की गई थी कि 3000 वार्षिक नजराने के बदले, यानी 3000 वार्षिक कर के बदले या नजराने के बदले कंपनी करमुक्त हो जाएगी। वो बंगाल में बिना किसी चुंगी या सीमा शुल्क के व्यापार कर सकती है। इस फरमान के मिलते ही व्यापारिक हौसले और ज़्यादा बढ़ गए। इसे ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या इसे यह कहा जाता है कि ब्रिटिश कंपनी का एक आधारभूत क्षेत्र के रूप में स्वीकृति दी गई थी, जो एक महत्वपूर्ण शब्दावली में इनके सहयोग में काम में आई थी। कहा जाता है धीरे धीरे इनका बंगाल में व्यापार बढ़ता चला गया और व्यापार बढ़ते बढ़ते इनका राजनीतिक हस्तक्षेप भी शुरू हो गया था। लेकिन एक घटनाक्रम ऐसा हुआ 1740 ईस्वी में, और बंगाल के नए सुल्तान बने या बादशाह बने थे, और उस बादशाह का नाम था अलीवर्दी खां। यानी अलीवर्दी खां थे
वो नए बादशाह के रूप में यहाँ पर सुल्तान बने थे। और जब अलीवर्दी खां जो थे वो ऐसे शासक थे जो अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टि से नहीं चाहते थे। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अलीवर्दी खां ने अपने जीवन काल में अपनी छोटी पुत्री थी और छोटी पुत्री का योग्य पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। उस सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के कारण सिराजुद्दौला के शासक बनने का मार्ग जब प्रशस्त हुआ तो उसके 3 शत्रु हो चुके थे। एक तो उसकी बड़ी मौसी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम, एक यानी कि शौकत जंग थे जो उसके शत्रु थे, और एक राजवल्लभ थे, ये कृष्ण वल्लभ और राजवल्लभ 2 धनी सेठ थे, ये भी उनके क्या थे, शत्रु थे या उसके शत्रु हो चुके थे। अंग्रेज ये चाहते थे कि हमें बंगाल क्षेत्र में भी मुक्त व्यापारी का अधिकार मिलता रहे, इसलिए मुक्त व्यापारी के चलते यानी उन्होंने सिराजुद्दौला जो थे उस सिराजुद्दौला को कुछ अधिकारों में बांधने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसी समय सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में एक घटना हुई जिससे दोनों के संबंध खराब हो चुके थे। क्यों हो गए थे? कहा जाता है कि 20 जून 1756 ईस्वी की बात है। 20 जून 1756 ईस्वी को 146 अंग्रेज व्यक्ति थे जो कोलकाता भ्रमण के लिए आए थे। सिराजुद्दौला ने अपने नानाजी अलीवर्दी खां के द्वारा ये कहा गया था कि अंग्रेज़ों से अपने राज्य को सावधान रखना, सुरक्षित रखना, इसलिए सिराजुद्दौला ने इन 146 व्यक्तियों को जो अंग्रेज़ थे उनको एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे की साइज जो थी वो 18 बाई 14 की साइज थी, उसमें बंद कर दिया। दम घुटने से उसमें 146 व्यक्तियों में से 123 व्यक्तियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। और इतिहास में इसे कौन सी घटना कहा गया? ब्लैक होल घटना कहा गया था। ब्लैक होल घटना के नाम से इनको जाना गया था। इसी ब्लैक होल घटना और यानी कुछ किलेबंदी न करने देना, कुछ व्यापारिक अड़चनों की वजह से एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध जो संपन्न हुआ था वो 23 जून सन 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध था, एक तरफ था सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को चालाक लोमड़ी की संज्ञा दी जाती है या इसको चालाक लोमड़ी भी कहा जाता है। इन दोनों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। ये प्लासी नामक युद्ध भूमि जो है वो मुशीराबाद से 22 किलोमीटर दूर पलास के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए उन पलास के पेड़ों के कारण इसको प्लासी कहा जाता है। तो 2 पेड़ होते हैं, एक होता है ढाक पलास जिसको जंगल की ज्वाला कहते हैं और एक पलास पेड़ होता है, ये अलग होता है। तो 2 पेड़ आपको आते हैं, एक तो आता है ढाक पलास जो राजस्थान के राजसमंद में भी पाए जाते हैं, इसको तो कहते हैं जंगल की ज्वाला, और ये जो पलास के पेड़ हैं ये मुशीराबाद में पाए जाते थे, इसलिए इसके आसपास के क्षेत्र को पलासी कहा जाता था। इस युद्ध के अंतर्गत जो यानी सिराजुद्दौला के विरुद्ध शौकत जंग भी था, घसीटी बेगम भी थी, राजवल्लभ भी थे, ये सब इसके क्या थे, विरुद्ध थे। लेकिन सिराजुद्दौला इसमें संघर्ष किया और सिराजुद्दौला का जो विद्रोही थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला के 2 सिपाही थे, एक का नाम मीर मदान था और दूसरे का नाम मोहनलाल था। ये मोहनलाल और मीर मदान जो थे ये वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे और वीर गति को प्राप्त होने के बाद यहाँ पर बंगाल के नए सूबेदार बने थे। और वो बंगाल के नए सूबेदार कौन बने थे? मीर जाफर बने थे। कौन बने? मीर जाफर थे, वो नए सुल्तान बने थे। 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को एक नए सुल्तान के रूप में राज पदवी संभाली गई थी या राजसत्ता के रूप में उनको दिया गया था। यानी मीर जाफर को जब शासक बनाया गया तो इसने सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की थी। कृतज्ञता का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके प्रति वफादारी की थी। उस समय तत्कालीन मुगल शासक आलमगीर सेकंड थे।
यानी कृतज्ञता व्यक्त की। लेकिन उस समय जो मुग़ल शासक थे, वो मुग़ल शासक कौन थे? तो मुग़ल शासक थे वो शाह आलम थे। शाह आलम उस समय मुग़ल शासक थे। मुग़ल शासक शाह आलम जो थे उसने कलाइव को उमरा की पदवी दी थी। कलाइव को किसकी पदवी दी? उमरा की पदवी दी। और 24 परगना की क्या दे दी थी? जागीर दी थी। 24 परगना की जागीर दी। ये किसने दी थी भाई? शाह आलम सेकंड ने, जो मुग़ल बादशाह थे। मीर जाफ़र उसकी कृतज्ञता था, उसकी के कारण शासक बना था। लेकिन कहा जाता है मीर जाफ़र को उसने सोने की बोरी समझा था। जितने दिन उन्हें उनसे धन प्राप्त हुआ, उन्होंने उनका सहयोग किया। जिस दिन उनके उद्देश्य पूरे हो गए थे, उन्होंने मीर जाफ़र को ठुकरा कर एक नया सुल्तान बनाने की सोच ली थी। और वो कौन सा था? मीर कासिम था। मीर कासिम कौन था? मीर जाफ़र का दामाद था। मीर कासिम कौन था भाई? मीर कासिम जो था वो मीर जाफ़र का दामाद था। मीर कासिम के बीच और यानी जो उस समय एक अधिकारी थे वेंसी टाट, उसके मध्य एक संधि हुई थी। और वो संधि कब हुई? 27 सितंबर सन 1760 ईस्वी को एक संधि हुई थी। और उसका नाम वेंसी टाट की संधि के रूप में है। इस वेंसी टाट की संधि में एक शर्त तय हुई कि एक पहले नंबर पर वर्धमान, दूसरे नंबर पर मिदनापुर और चटगांव, ये 3 इलाके आपके आएंगे। एक तो आएगा वर्धमान, दूसरा मिदनापुर और तीसरा चटगांव की जागीरदारी कंपनी को सौंप दी। कि जो जागीरदारी थी वो जागीरदारी किसको सौंप दी? कंपनी को सौंप दी। किसने सौंप दी? यानी जो मीर कासिम थे उन्होंने सौंप दी थी। फिर दूसरी बात यहाँ पर क्या किया? मीर कासिम को अब नवाब बनाया गया, क्योंकि उसको तो लूट लिया गया था पहले। लेकिन अब मीर कासिम एक स्वतंत्र राजा बनना चाहता था। इसलिए मीर कासिम ज़्यादा दिनों तक अंग्रेज़ों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। इसलिए उसने 2 काम किए। पहला काम तो उसने ये किया कि मीर कासिम जो है, उस मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो थी वो कहाँ ले गया? मुशीराबाद से मुंगेर ले गया। कहाँ ले गया? मुशीराबाद से मुंगेर ले गया। मुंगेर ले गया। तो एक तो काम उन्होंने ये किया कि अपनी राजधानी मुशीराबाद से कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। दूसरा, खिजरी जम्मा नामक कर वसूला, जो भूमि से संबंधित था। एक दूसरा कर उसने खिजरी जम्मा नामक कर वसूला, जो भूमि कर से संबंधित था। और ये दोनों ही बात किसको पसंद नहीं आई? ये अंग्रेज़ों को नहीं पसंद आई। इसलिए इन मामलों के अंतर्गत दोनों के बीच मतभेद बढ़ गया। और मतभेद बढ़ने के कारण मीर कासिम के बीच और दूसरा व्यक्ति था इस समय जो अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो थे, उस हेक्टर मुनरो के मध्य एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को इतिहास में क्या कहते हैं? बक्सर का युद्ध कहते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ, हेक्टर मुनरो है और दूसरी तरफ कौन है? मीर कासिम जो है, उसके मध्य ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंतर्गत मीर कासिम हार गए थे और हेक्टर मुनरो इसके क्या रहे? विजेता रहे। इस युद्ध के बाद में एक संधि की गई थी और उस संधि का नाम क्या था? इलाहाबाद की संधि। यानी इस युद्ध के बाद एक संधि की गई, उस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में ब्रिटिश जो कंपनी थी, उस ब्रिटिश कंपनी को 2 जगह मिल गई थी। एक तो कड़ा क्षेत्र उनको मिल गया और एक इलाहाबाद जो क्षेत्र है, ये दोनों उसको व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिल गए थे। युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए देने पड़े थे। किनको? यानी कि कंपनी को देने पड़े थे। किन्हें? मीर कासिम को। एक काम और यहाँ पर हुआ था। इस संधि से क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र थे, 3 क्षेत्र थे। एक बिहार था, बंगाल था और उड़ीसा थे। ये तीनों क्षेत्र जो थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र थे, ये तीनों क्षेत्रों पर अधिकार किसको दे दिया गया था? उड़ीसा का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया था या कंपनी को दे दिया गया था।
इस संधि से भारतीय जो व्यापार है और भारतीय जो उद्योग है, उद्योग और व्यापार को काफ़ी क्षति हुई थी, इनको काफ़ी क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। अब मीर कासिम की जगह पुनः इन्होंने किसको राजा बना दिया था, मीर जाफर को बना दिया था, क्योंकि अंग्रेजों का और कंपनी का एक ही उसूल था, एक ही उद्देश्य था कि अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करना या अपने निहित स्वार्थों के आधार पर आगे बढ़ना था। इस प्रकार से बंगाल क्षेत्र में अपनी पूरी जड़ें जमाने के बाद उनके निशाने पर दूसरी जो शक्ति आई थी, वो शक्ति कौन सी आ गई थी, मराठा आ गए थे। अब मराठा शक्ति जब आई थी तो मराठा शक्ति के में एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी की बात थी और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। मैंने पानीपत के 2 युद्ध आपको पहले बताए हैं और ये तीसरा युद्ध है पानीपत का तृतीय युद्ध, कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को हुआ था। और इस 1761 ईस्वी के अंतर्गत सदाशिव भाऊ जो मराठा थे, वो सदाशिव भाऊ क्या हो गए थे, हार गए थे। और इसके अंतर्गत एक विदेशी आक्रांता था और उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली था, वो इसके अंतर्गत क्या हो गया था, विजित हो गया था। और ये जो सदाशिव भाऊ जो था, ये उस समय क्या था, वो हार गया था। तो उसके हारने के बाद यानी माधवराव पेशवा बने थे। उसके हारने के बाद कौन बने, माधवराव जो थे वो पेशवा बने। ये पेशवा क्या होता है, ये मराठा काल का प्रधानमंत्री या जो मराठा राजा होते थे उनके बाद कोई दूसरा शक्तिशाली पद होता था, वो दूसरा शक्तिशाली पद पेशवा का होता था। माधव राय की भी कुछ समय बाद में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उसके बाद पेशवा बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था, नारायण राव को बनाया गया था। लेकिन नारायण राव छोटे थे उम्र में, इसलिए इसका शासन एक सुरक्षा परिषद के द्वारा संचालित किया गया था। लेकिन इस नारायण राव का चाचा था, किसका चाचा था, नारायण राव का चाचा था। यानी पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद माधवराव पेशवा बने, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी जगह पेशवा बने नारायण राव बने। नारायण राव की भी मृत्यु हो गई तो नारायण राव पेशवा बने। तो उसके चाचा थे और उसके चाचा का नाम था रघुनाथ राव नाम था। यानी उसके जो चाचा जी थे उसका नाम क्या था, रघुनाथ राव उनके चाचा का नाम था। तो रघुनाथ राव को पेशवा बनने की उत्सुकता थी, तो रघुनाथ राव ने किसकी हत्या कर दी थी, नारायण राव है उस नारायण राव की हत्या कर दी थी। नारायण राव की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, लेकिन रघुनाथ राव जो है वो अकेला पेशवा नहीं बन सकता, इसलिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों का सहयोग लेने की कोशिश की। किसका सहयोग लेने की कोशिश की, अंग्रेजों का सहयोग लेने की कोशिश की। और उसने अंग्रेजों के सहयोग में क्या किया कि एक संधि की, उस संधि का नाम है सूरत की संधि। किसने संधि की, रघुनाथ राव ने की। किससे संधि की, अंग्रेजों से की। कौन सी संधि की, सूरत की संधि की। और सूरत की संधि कब हुई थी, मई 1775 ईस्वी को सूरत के नाम से एक संधि हुई थी। इसमें 2 शर्तें तय हुई। अंग्रेजों ने ये वादा किया कि अगर रघुनाथ राव राघोबा है, इसका पूरा नाम रघुनाथ राव राघोबा है, अगर ये पेशवा बनता है तो हम उसकी मदद करेंगे। यानी रघुनाथ राव राघोबा जो है अगर ये पेशवा बनता है तो हम उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। फिर दूसरी बात, ये एक बात है कि कर्नल दूसरे नंबर पर रघुनाथ राव राघोबा है, वो भी अंग्रेजों के प्रति, कंपनी के प्रति क्या रहेगा, समर्पित रहेगा। लेकिन कहते हैं कि अब रघुनाथ राव राघोबा ने पेशवा बनने की कोशिश की और सबसे पहले एक जगह पर युद्ध हुआ था, अरास नामक स्थान के ऊपर एक युद्ध हुआ। कहाँ, अरास नामक स्थान के ऊपर एक युद्ध हुआ, अनिर्णायक युद्ध रहा। इस युद्ध में कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने देखा कि भाई अब जो क्षेत्र है, अगर हम रघुनाथ राव का साथ देते हैं तो हमारे व्यापारिक हितों की पूर्ति इतनी नहीं हो पाएगी जितनी हम करना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने अपना पलड़ा बदल लिया और इन्होंने क्या किया कि एक अलग संधि की और उस संधि का नाम क्या था,
पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि की, और पुरंदर की संधि किस ग्रुप से की? जो नारायण राव का जो ग्रुप था उससे, यानी उन्होंने क्या की? संधि की। और यानी उसमें संधि में दो बातें, एक तो अंग्रेजों को सालसेट प्रदेश प्राप्त हो गया, और सालसेट प्रदेश प्राप्त होने के साथ एक बात ये तय की गई थी कि यहाँ पर हम रघुनाथ राव की क्या है, मदद नहीं करेंगे। बहुत से के अंतर्गत हम जो मराठा पेशवा चुनेंगे हम उन्हीं के क्या रहेंगे, साथ रहेंगे। तो इस तरीके से यानी कि ये राज्य सिंहासनिक व्यवस्थाएं जो थी वो अगले क्रम में बढ़ पाई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय सन 1778 ईस्वी के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा यानी दो गठन किए गए थे। 1733 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक संगठन था जो व्यापारिक क्षेत्र देखता था, डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम का जो संगठन था, उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने वेस्टिंग्स की लिखित आलोचना की। तो उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कंपनी के हेस्टिंग्स ये पहले गवर्नर भी माने जाते हैं, ये बंगाल के पहले गवर्नर माने जाते हैं। तो इनकी लिखित आलोचना की गई थी। इससे प्रभावित होकर मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। और सन 1779 ईस्वी के अंतर्गत, क्योंकि मराठों ने जब इसकी शिकायत की तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने जब वॉरेन हेस्टिंग्स की आलोचना की तो उससे प्रभावित होकर उसने 1779 ईस्वी में एक युद्ध की घोषणा कर दी थी। और वो युद्ध किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? तेलगांव के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसमें ब्रिटिश सेना बुरी तरह पराजित हो गई थी। ब्रिटिश सेना जो थी, उस ब्रिटिश सेना की बुरी तरह क्या हुई थी? पराजय हुई। और जब इस सेना में बुरी तरह उसकी पराजय हुई थी तो यानी ये कहा जाता है इतिहास में कि इससे बुरी हार उनकी कोई नहीं हो सकती थी। इस बुरी हार के बाद उसे एक समझौता करना पड़ा था, और वो समझौता था बड़गांव का समझौता। ये बड़गांव का जो समझौता हुआ था, ये किस किस के बीच हुआ था? यानी एक तरफ तो इसके अंतर्गत कौन थे? मराठे थे, और दूसरी तरफ इसके बीच में समझौता करने वाले व्यक्ति कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके अंतर्गत समझौता का हेस्टिंग जो थे, वॉरेन हेस्टिंग्स इस समझौता करने वाले थे। इनमें क्या तरह हुई थी? अंग्रेजों द्वारा मराठों के जीते हुए सारे प्रदेश लौटा दिए। पहला तो अंग्रेजों को ये मानना पड़ा कि आज तक मराठों के जो भी प्रदेश अंग्रेजों को दिए थे या अंग्रेजों ने विजित किए थे, वो सारे प्रदेश उन्हें वापस लौटा दिए। किनको लौटा दिए? मराठों को वापस लौटा दिए। रघुनाथ राव को अंग्रेज पूना दरबार के हवाले कर देंगे। यानी ये पुरंदर की संधि वाला है वो रघुनाथ राव, इसको हम किसके हवाले सौंप देंगे? पूना। जो पूना मराठों का उस समय सर्वोच्च स्थान होता था, श्रेष्ठ दरबार होता था, हम उसके हवाले इसको कर देंगे। युद्ध हर जाने के रूप में मराठों को अंग्रेज कितने रुपए देंगे? 41,000 रुपये देंगे। यानी युद्ध हर जाने के रूप में मराठे जो हैं वो अंग्रेजों को 41,000 रुपये देंगे। बेड़ोच जिले का राजस्व सिंधिया को देने का निश्चय किया गया था। यानी एक रियासत उस समय अंग्रेजों के पास थी, बेड़ोच। और बेड़ोच का जो कर है या बेड़ोच का जो राजस्व है, वो बेड़ोच का राजस्व किसको दिया जाएगा? सिंधिया को दिया जाएगा, या सिंधिया को सौंप दिया जाएगा। तो सिंधिया को देने का वादा किया गया। लेकिन ये संधि इतनी खतरनाक थी, इसके अंतर्गत अंग्रेजों को या वॉरेन हेस्टिंग्स को 2 अंग्रेज बंधक के रूप में भी रखने पड़े थे। यानी 2 अंग्रेज बंधक के रूप में रखने पड़े थे। एक का नाम फार्मर था और दूसरा था स्टीवर्ड। ये स्टीवर्ड दोनों को बंधक के रूप में रखना पड़ा था। यानी बहुत ही बड़ी संधि थी ये इतिहास की। और इस संधि के बारे में वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं कहते हैं कि जब मैं इस संधि की शर्तों को पढ़ता हूँ तो मैं शर्म से डूब जाता हूँ कि मैंने पहली बार भारतीय सत्ता के अंतर्गत यानी पराजय का सामना मुझे करना पड़ा है या पराजय को देखना पड़ा है। इसलिए वो अपने आप को ये कहते हैं कि जब भी मैं इस संधि की शर्तों को पढ़ता हूँ तो मेरा दिमाग, मेरा मस्तिष्क है वो शर्म से या लज्जा से झुक जाता है। ये बात उनके द्वारा
कही गई थी। इस प्रकार मराठा शक्ति के अंतर्गत जो पहला झटका तीनों संधियों में, जैसे सूरत की संधि में मराठे हावी रहे, पुरंदर की संधि में मराठे हावी रहे, लेकिन बड़गांव के समझौते के अंतर्गत जो ये थे सिंधिया के सामने इनको घुटने टिकाने पड़े और यहाँ पर इनके सामने यानी कि दुविधा के रूप में ये उभर कर आया था। तो ये आपका टॉपिक था, पहला टॉपिक, जिसमें किस तरीके से अंग्रेज आए, कैसे उन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा, ये पहला टॉपिक है। तो बच्चों आपके पूरी चीज़ समझ में आई है। इसके बाद सालबाई की संधि, बेसिन की संधि, थोड़ा मराठा टॉपिक और अगला टॉपिक में हम आपको बताएंगे क्योंकि थोड़ी डिटेल है, इसको आप गहनता से पढ़ोगे। मेरी बताई हुई चीज़ें आपको बहुत बेहतर समझ में आई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप बिना संकोच के आप पूछेंगे और आगे से आगे आप इस अध्ययन को जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।